ये एनी की मौत के 8 दिन बाद की बात थी। श्रेयन के बारे में साउथ अफ्रीका से अजीब खबरें सामने आने लगी, जिनमें यह बताया जा रहा था कि उसने एनी का मर्डर क्यों किया था। और फिर हमें कॉल्स और मैसेजेस से अजीब बातें पता चलने लगी, जिनसे ये लगने लगा था कि उनके रिश्ते में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था, और उनके रिश्ते में उतना प्यार नहीं था जितना श्रेयन बता रहा था। साउथ अफ्रीका में अपने ब्रिटिश हस्बैंड के साथ हनीमून पर आई एनी का मर्डर हुआ है और पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। ये बाकी क्राइम से बिल्कुल अलग था। मुझे लगा यहाँ मौके का फायदा उठाया गया है और फिर सारे सवाल खड़े होने लगे। हमने गहरी छानबीन की और छानबीन में जो बातें सामने आई उन्होंने हमारे होश उड़ा दिए। ये कैसे हो सकता है? मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं खुद उसकी जान क्यों लूंगा? वो उस पर इल्जाम लगाना चाहते थे। सबको लग रहा था उसी ने ये किया है। मुझे लगता है कि ये बुरा सपना कभी खत्म नहीं होगा। ये एक बहुत ही उलझा हुआ रहस्य है। समझ नहीं आता कि सच कहां खत्म होता है और झूठ कहां शुरू होता है। एनी, द हनीमून मर्डर। द मोटिव। श्रेयन देवानी को एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनना पड़ता है और रोज अपने घर के पास के इस पुलिस स्टेशन में आना पड़ता है। जब श्रेयन गिरफ्तार हुआ था तब सब लोग यही सोच रहे थे कि क्या सच में उसने ये कत्ल करवाया था। ये कैसा आदमी था जो उस रात अपनी वाइफ को पहले एक होटल से बाहर ले गया और फिर उसे देर रात एक टाउनशिप में ले गया, जबकि इतनी रात को कोई वहां जाता नहीं है। क्या वो कोई बेवकूफ था या मजबूर था या एक बुरा इंसान था? किसी को पता नहीं था, पर सबको यकीन था कि इस मामले में कहानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा है। मर्डर के 9 दिन बाद श्रेयन देवानी ने द सन के जर्नलिस्ट निक पार्कर को इंटरव्यू दिया। श्रेयन देवानी और उसके भाई प्रियन से मैं मैक्स क्लिफर्ड के ऑफिस में मिला था और मुझे तभी पता था कि मुझे इस मामले में उनसे बहुत संभल कर बात करनी होगी, क्योंकि हमें किसी ने एक लेटर भेजा था जिसमें उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ लिखा था और उन बातों से पता चल रहा था कि उसके और उसकी वाइफ के रिश्ते में सब जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था। हमारे पास सच पता करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसमें बहुत गहराई से सब कुछ लिखा था, तो मेरा फर्ज था मैं उसे वो लेटर दिखाऊं और पूछूं उसे क्या कहना है। मैंने उसे वो लेटर सबसे आखिर में दिखाया, क्योंकि अगर शुरुआत में दिखाता तो वहां से चला जाता और मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। हमें एक ईमेल मिला और भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा, लेकिन कहा है कि श्रेयन गे है। हमें ऐसा बताया गया है और अगर तुम्हें इस बात का जवाब देना है तो दो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है तो देखिए निक, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है। टेप रिकॉर्डर बंद होने के बाद उसने क्या कहा? असल में उसके बाद प्रियन उस सवाल का जवाब देने लगा और उसने कहा कि ये सारी कहानियां एकदम बेकार हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। श्रेयन ने बीच में कहा कि ये सब झूठ है और वो बहुत नाराज लग रहा था और अपना सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं किया, क्योंकि हो सकता था कि ये इल्जाम सच हो। 1 साल पहले जब श्रेयन एनी के परिवार से मिला था, मैरियस्टाड, स्वीडन। वो बहुत अच्छा लड़का लग रहा था। हम लोग वहाँ डांस और मस्ती मजाक कर रहे थे और चाहते थे वो हमारा साथ दे। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये हमसे पहली बार ही मिला है, तो ये काफी नर्वस हो रहा होगा। मेरे ख्याल से श्रेयन ने एनी की पूरी फैमिली पर काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था और वो उस दिन उनके साथ बहुत आसानी से घुल मिल गया था और इस वजह से उसने तुरंत ही सबका दिल जीत लिया था।
एनी ने अपने पापा से कहा था कि शायद उनको श्रेयन का इंटरव्यू लेना चाहिए। उसने इंटरव्यू शब्द ही कहा था। विनोद अपनी मर्सिडीज में उसे घुमाने ले गया और सीधे श्रेयन ने उसे कहा कि देखिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। ये बात सुनकर विनोद की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ गई। उन्हें लगा कि ये उनकी बेटी के लिए सबसे सही लड़का है। एनी एक ऐसी लड़की थी जिसे कभी भी किसी भी बात की टेंशन नहीं होती थी। वो ऐसी इंसान थी जो आज में जीती थी। उसे पता होता था कि उसे क्या चाहिए और पूरी जी जान लगाकर अपना हर सपना पूरा करने की कोशिश किया करती थी। उसे परिवार के लोगों के बीच घुल मिल कर रहना बहुत पसंद था और यही वजह थी कि उसने एक ऐसे लड़के को चुना जिसकी फैमिली बहुत बड़ी थी। विनोद बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। वो उसके बारे में इतना कुछ बता रहा था कि हमारी बेटी को एक लड़का मिला है और वो बहुत अच्छा है। वो एनी के लिए बहुत खुश था। मर्डर के 10 दिन बाद द सन ने श्रेयन देवानी का वो इंटरव्यू छापा जो निक पाकर ने लिया था। जब ये आर्टिकल छपा तो ये अखबार के पहले पेज पर था, जिसमें श्रेयन के नजरिए से पूरी बात लिखी गई थी। लेकिन उस पहले इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद ही मुझे किसी ने कॉल करके कहा कि उसे श्रेयन की प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। उसने मुझे सोहो में एक जगह पर मिलने बुलाया। मैंने लंच के लिए एक टेबल बुक किया और उससे मिला। वो 6 फुट 2 इंच का तगड़ा आदमी था जो बॉल्ड था और उसने ग्रे सूट पहना था और साथ में टाई। उसके पास एक ब्रीफकेस था और वो एक बैंक मैनेजर जैसा लग रहा था। उसका नाम था लियो लाइसा। उसका प्रोफेशनल नाम था द जर्मन मास्टर। उसने कहा वो श्रेयन के साथ गे रिलेशनशिप में था और वो उसके पैसे लेता था। उस आदमी ने इस बातचीत के दौरान इस बारे में काफी खुलासा किया। उसने मुझे ये भी बताया कि श्रेयन को सेडोमैसोकिस्टिक तरीके से इंटिमेट होना पसंद था। मैरिया स्टार्ट। द सन से मुझे कॉल आया। मेरे ख्याल से वो निक पाकर था। उसने कहा कि हम श्रेयन के बारे में कुछ छापने वाले हैं। क्या आपको कुछ कहना है? मैंने कहा आप क्या छापने वाले हैं? उसने कहा हम ये खबर छाप रहे हैं कि वो गे है और वो मेल प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। और मैंने पूछा क्या ये खबर पक्की है? उसने कहा हाँ, हमारे पास सबूत है। मुझे ये सुन के बहुत हैरानी हुई। ये जानकर पहले आप खुद को दोष देते हैं कि मैंने पता क्यों नहीं किया, एनी ने अच्छे से पता क्यों नहीं किया, और हम ये हादसा होने से कैसे रोक सकते थे? अगर वो गे था तो ये शादी क्यों की? मुझे किसी के गे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन बात वो नहीं है। शायद उसे अपनी फैमिली के लिए शादी करनी पड़ी होगी और ये बहुत ही दुख की बात है कि वो अपनी फैमिली को सच नहीं बता सकता था। आई थिंक इट्स रियली सैड। मुझे लियो लाइसर पर यकीन था और मुझे लगा कि लोगों को ये कहानी पता चलनी चाहिए। मर्डर के 4 हफ्तों बाद द सन ने श्रेयन की सेक्सुअलिटी के बारे में ये सनसनीखेज खबर छापी। खबर पहले पेज पर छपी थी, मीडिया से काफी उछाल रही थी और इस कहानी पर पूरी नजर रखे हुए थी और सब लोग ये जानकर हैरान थे। मैं बहुत हैरान रह गई थी और मुझे लगा कि अगर ऐसा ही है तो उसने अपनी फैमिली को बताया क्यों नहीं कि वो गे है। श्रेयन की सीक्रेट लाइफ के बारे में खबरें आने लगी और जब ये बातें सामने आई तो सब लोग शॉक में थे। तब लोगों की समझ में आया कि पूरा मामला क्या है, इसलिए उसने अपनी वाइफ को मरवाया था। आपके लिए मर्डर का मकसद ढूंढना कितना जरूरी था?
देखिए, ये जरूरी तो था, हमें जानना था कि इस जुर्म को करने के पीछे की वजह क्या थी। कोई भी किसी को यूं ही मरवाने की कोशिश नहीं करता, उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। कानून के मुताबिक हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि खून का मकसद क्या है, लेकिन देखा जाए तो इस मामले में सब कुछ इतना अजीब था कि आखिर में हमें जरूरत पड़ गई ये जानने की कि कातिल का मकसद क्या है। हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उनके हनीमून के दौरान जरूर कुछ हुआ होगा। जाहिर है कोई भी नॉर्मल डिटेक्टिव यही बात सोचता। हो सकता है उसे हनीमून पर पता चल गया होगा कि वो गे है, और शायद उसने श्रियन से बात की होगी और कहा होगा कि तुम एक फ्रॉड हो, तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की थी और इंग्लैंड वापस पहुंचते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मुझे एक गे आदमी की झूठी वाइफ बनकर नहीं रहना। ऐसा कुछ हुआ होगा, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें यही लग रहा था कि शायद इसी वजह से श्रेयन ने उसका मर्डर करवाने का फैसला किया होगा। वो एक बहुत ही हाई स्टेटस फैमिली से है, और अगर मैं खुद को उसकी जगह रखकर सोचूं तो मुझे लगता है कि उसके लिए अपने पेरेंट्स को ये बताना मुश्किल होगा कि वो होमोसेक्सुअल है, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग ये बात हजम कर पाते। शायद इंडियन कम्युनिटी में लोग इस बात को सही नहीं समझते हैं। मुझे लगता है यही कत्ल की वजह हो सकती है। जब मैं लियो लाइजर से मिला तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने अखबार में नहीं छपवाई, क्योंकि उन बातों से काफी बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। उसने कहा था कि श्रेयन ने उसे बताया था मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं और मुझे उससे पीछा छुड़ाना है। केप टाउन। इस केस में साउथ अफ्रीका की इज्जत दांव पर लगी है। इस देश में क्राइम रेट ज्यादा है और हम इसकी एक अच्छे हॉलिडे डेस्टिनेशन वाली छवि बनाए रखना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप काफी अच्छे से होस्ट हुआ, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस से दुनिया में बनी पहचान को बड़ी चोट लगी है। जब एनी का खून हुआ तो उस वक्त हमारा टूरिज्म सीजन शुरू ही हुआ था, और मुझे लगा इस बात का गहरा असर हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। सभी लोग ये कह रहे थे कि हमारे रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएंगे, इस मामले से हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अथॉरिटीज की नींद हराम हो गई थी। इन खबरों की वजह से हमारी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई थी। हमने 2010 में यहाँ वर्ल्ड कप करवाया था, जो बहुत ही अच्छे से हुआ था, एकदम शांति से। साउथ अफ्रीका के लोग बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार इतना बड़ा इवेंट हुआ था। मैंने भी उस वक्त एक कार्टून बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और पूरी दुनिया इस वर्ल्ड कप के मजे ले रही है। लेकिन जब एनी का मर्डर हुआ तो वो सारी अच्छी फीलिंग्स जो हमें वर्ल्ड कप की वजह से मिल रही थी, लोग खुश हो रहे थे और लग रहा था कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन सब पर लग रहा था जैसे पानी फिर गया हो। भला कोई अपनी ही वाइफ को कैसे मार सकता है, और इसमें साउथ अफ्रीका के लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है? इसके पीछे जरूर उसके पति का ही हाथ है। कौन? श्रेयन? हाँ, इसमें बिल्कुल उसी का हाथ है। हम नहीं चाहते थे कि हमेशा के लिए हमारी इमेज ऐसी बन जाए कि लोगों को लगे कि साउथ अफ्रीका में आना उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि यहाँ उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मर्डर के 9 दिन बाद एनी के परिवार ने श्रेयन के भाई की बातें रिकॉर्ड की। उसने कहा कि साउथ अफ्रीका की टूरिज्म इंडस्ट्री इस केस में हेर फेर कर रही है। वहाँ के सीनियर पॉलिटिशियन परेशान हो रहे थे कि देश के टूरिज्म का क्या होगा, क्योंकि इस केस से उस पर बुरा असर पड़ेगा। इस वक्त बुरी खबरों की वजह से साउथ अफ्रीका की बहुत बदनामी हो रही है, और हमने एक बहुत बड़ा वकील किया है जिसने वहाँ जाकर इस बारे में सारी सच्चाई का पता लगाया है। उसने कहा कि वहाँ के पॉलिटिशियंस ऐसा दबाव बना रहे हैं कि इस केस की बातें ऐसे बदलो कि लूट और कत्ल का मामला ना लगे, क्योंकि इससे टूरिज्म पर असर पड़ रहा है और लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। उस वक्त सरकार का ये मानना था कि अगर यहाँ वर्ल्ड कप अच्छे से होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म हजारों गुना बढ़ जाएगा और काफ़ी अच्छी कमाई होगी, और इस ख्वाहिश पर पानी फिर रहा था। और इसलिए जब उन्हें श्रेयन पर इल्जाम लगाने का मौका मिला तो वो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने ये कहा कि इसमें किसी साउथ अफ्रीकन का नहीं बल्कि किसी बाहर वाले का हाथ है। मर्डर के 2 महीने बाद श्रेयन दिवानी को साउथ अफ्रीका लाने का काम शुरू हुआ। लंदन।
हमारी प्रोसिक्यूशन टीम ने एक्स्ट्राडिशन के लिए अप्लाई किया। अगर ये एक मजबूत केस ना होता तो वो ऐसा नहीं करते। हमें वीडियो फुटेज, सेलफोन रिकॉर्ड्स, गवाह और मकसद सब मिल गया था। अब इस मामले से जुड़ा हर इंसान यही कह रहा था कि ये मुकदमा तो होना ही चाहिए। पर वो साउथ अफ्रीका वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहाँ उस पर संगीन इल्जाम लगते और वो सही साबित होते तो उसे लंबी सजा भी होती। ये केस बहुत लंबा चल रहा था। हमें महीने में 1 या 2 बार यूके जाना पड़ता था। जब भी हिंडोचा फैमिली केस की सुनवाई के लिए लंदन जाती तो वो अपने साथ कभी भी ज़्यादा सामान नहीं ले जाती। और शुरू में तो बहुत से लोग आते थे, लेकिन बाद में सिर्फ 10-15 लोग आने लगे। लंदन की कोर्ट ने जो फैसला किया है, ये एक लंबी और मुश्किल कानूनी जंग की शुरुआत हो सकती है। जब मैं केस की शुरुआती सुनवाई में गई जो लंदन में हो रही थी, तो श्रियन को देखकर ऐसा लगा कि वो होश में नहीं है। श्रियन इस वक्त डिप्रेसिव इलनेस और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और जज ने ये बात मानी कि उन्हें वहाँ ले जाया गया तो वो सुसाइड कर सकते हैं। वो धीरे धीरे चलकर आता था, लगातार नीचे ही देखता रहता था और एकदम खोया खोया सा रहता था। तब भी जब लोग कोर्ट में उसके बारे में बात कर रहे हों, या शायद तब भी जब लोग उससे बात कर रहे हों, वो सर झुकाए ही रहता था और बहुत शांत और खोया हुआ रहता था, एकदम ऐसे जैसे वहां उस वक्त कोई भूत खड़ा हो। काश कि श्रियन अपने इस डिप्रेशन से बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वो केप टाउन वापस जा पाए और खुद को बेकसूर साबित करने में पुलिस की पूरी तरह मदद करे। मुझे बस यही कहना है। थैंक यू। उसकी डिफेंस टीम ये साबित करना चाहती थी कि वो मुकदमे में जाने की हालत में नहीं है और उसे कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा। इस बात की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि अपनी वाइफ की मौत से वो परेशान था, या शायद वो ये सोचकर परेशान था कि वो साउथ अफ्रीकन जेल में कैसे रह पाएगा। श्रियन देवानी के पास बहुत बड़े वकील थे। उसके घर वालों ने उसके लिए सबसे महंगे वकील किए थे। जब मैंने सुना कि श्रियन ने फ्रांसवा वेंजेल को रखा था तो मैंने सोचा वो स्मार्ट है। अगर मैं उतनी अमीर होती तो मैं भी उन्हें हायर करती ताकि वो मेरा केस लड़ सके। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई और टीम उसे मिल सकती थी। मैं एक सीनियर एडवोकेट और केप बार का मेंबर हूं, और अगर श्रियन देवानी साउथ अफ्रीका आता तो मुझे उसका केस लड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त कुछ भी पक्का नहीं था। वो इस एक्सट्रेडिशन के खिलाफ केस लड़ रहा था और मुझे पता नहीं था कि उसे यहाँ पर लाया जाएगा या नहीं, तो मुझे बस इंतजार करना था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिफेंस लॉयर बहुत शातिर और चालबाज होते हैं और वो कानून की हर कमी और टेक्निकलिटी का फायदा उठाकर अपने क्लाइंट को हर हाल में छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन एक डिफेंस लॉयर का ये काम नहीं होता। एक डिफेंस लॉयर का मकसद होता है कि वो बस इतने सबूत इकट्ठे करे जिससे कोर्ट को ये लगे कि ऐसा भी हो सकता है कि उस मामले में जो सरकारी वकील कह रहा है शायद वैसा ना हुआ हो, और हो सकता है कि पूरे मामले की सच्चाई कुछ और ही हो। प्रोसिक्यूशन के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तुरंत ही समझ में आ गया था कि ये नामुमकिन है। देवानी और उसकी बीवी फ्राइडे की दोपहर को वहां पर पहुंचे थे। वो उससे पहले कभी केप टाउन नहीं गए थे। वो एक ऐसे इंसान की टैक्सी में बैठे जिससे वो जिंदगी में पहली बार मिला था, और श्रियन ने उससे आधे घंटे से भी कम वक्त में किसी को मारने के लिए एक हिटमैन ढूंढने की बात की। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। ये एकदम नामुमकिन है। मैं उसे एयरपोर्ट पर मिला था। उसकी गाड़ी अच्छी थी, एक लग्जरी कार थी। एयरपोर्ट से होटल ले जाते वक्त उसने हमें वो जगहें दिखाई जो देखने लायक थी।
लगा कि वो शहर को अच्छे से जानता है। हम उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे और उसने हमसे कहा कि लगता है आप दोनों में बहुत प्यार है। हमने उससे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की। हमें वो भरोसे के लायक लगा, उसकी कार सेफ लगी। फिर जब हम होटल पहुंचे तो हमने उसे अपने नंबर्स दिए और हमने उसका नंबर भी लिया। ये कहानी बहुत ही अजीब और नामुमकिन सी लगती है, क्योंकि केप टाउन एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद ही उसने जो भी पहला ड्राइवर मिला उसने उससे दोस्ती कर ली और उसके कुछ घंटों बाद ही उसके साथ मिलकर अपनी वाइफ के मर्डर का प्लान बना लिया। अब मैं इस बात पर कैसे यकीन करूं? अगर उसे सच में अपनी वाइफ को मरवाना था तो वो इस काम में इतने लोगों को क्यों शामिल करता, इतनी जगहों पर क्यों जाता और ऐसे काम भी नहीं करता कि उस पर सबका ध्यान जाए? वो ऐसी सुनसान सड़क पर खुद क्यों भटकेगा जहाँ से उसे वापसी का कोई रास्ता ही ना मिले और जहाँ खुद उसकी जान को भी खतरा हो? ऐसी सुनसान सड़क पर उसकी जान को खुद भी बहुत बड़ा खतरा था। ये बात मुझे बेवकूफ़ी भरी लगी। आपको क्या लगता है सरकारी वकील का केस कितना मजबूत था? शुरुआत में बहुत मजबूत केस था। तब तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ऐसा लग रहा था सरकारी वकील जीत जाएगा। लेकिन जब हम इस केस को गहराई से देखने और समझने लगे तब हमें कई ऐसी बातें पता चली जिनसे श्रियन की बात सही लग रही थी और पुलिस की कहानी में कमियां दिखाई दी। केप ग्रेस होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज देखने वाली मैं पहली जर्नलिस्ट थी। मैं जानती थी कि उस फुटेज में कुछ भी निकल सकता था। जब मैंने उन्हें बार में देखा तो वो एकदम नॉर्मल कपल लग रहे थे। मैंने देखा श्रेयन उसे हक कर रहा था और दोनों एक दूसरे के काफी करीब लग रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों एक्टिंग कर रहे हों। मुझे उनके बीच कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन दोनों में काफी प्यार दिख रहा था। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत खुश थे। और पुलिस की कहानी के मुताबिक इस वक्त तक वो कत्ल का प्लान बना चुका था। लेकिन श्रियन देवानी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो कोई साइकोपैथ है जो अपनी फीलिंग्स छुपा सकता है। हम लोग हर रात को कैंडल लाइट डिनर करते थे। हम लोग अपनी फेवरेट शैंपेन भी ले गए थे और हम हर शाम अपनी शादी को सेलिब्रेट करते थे। वहां पर कुछ गेस्ट्स ऐसे लग रहे थे कि उन्हें ये देखकर जलन हो रही थी कि हम साथ में इतने खुश हैं। मेरा नाम है एंजेला बालेट और मैं लगभग 10 साल पहले साउथ अफ्रीका में घूमने गई थी। मैं एनी और श्रियन से एक सफारी पर मिली, एनी के कत्ल के 4 दिन पहले। मैं एनी से बात करने लगी और मैंने उसकी मेहंदी देखी और उसने कहा कि हाँ, मैं हनीमून पर यहाँ आई हूँ। और उसे पता नहीं था कि वो दोनों साउथ अफ्रीका आने वाले थे। ये उसके लिए एक सरप्राइज था। और श्रियन ने उसे कहा था कि उसे साउथ अफ्रीका आना था क्योंकि उसके नाम में श्रियन का एस और एनी का ए था, इसीलिए उसने साउथ अफ्रीका को चुना था। तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए बहुत रोमांटिक बात थी और मुझे तो यही लगा कि एनी भी वहाँ आना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त से हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं काम में बिजी रहते थे। तो वहाँ घूमने जाने के पीछे हमारा मकसद ही यही था कि हम रिलैक्स करें और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और यही वजह थी कि हम हनीमून के लिए केप टाउन गए थे। अभी ये साबित नहीं हुआ था कि श्रियन इस मर्डर में शामिल था या ये कि उसने ये पूरी की पूरी साजिश अकेले ही की थी। पुलिस बार बार उसी घटना की तरफ इशारा कर रही थी जिसमें श्रेयन अपने फादर इन लॉ के साथ था और फिर उसे टोंगो का कॉल आया था और उसने टोंगो को अंदर बुलाया और उस टेबल से दूर जाकर उन दोनों ने बात की। और उसके बाद टोंगो जब निकला तो उसके हाथ में सफेद रंग का एक लिफाफा था। इस बात पर पुलिस ने बहुत जोर डाला कि
यही वो वक्त था जब श्रेयन ने टोंगो को चुपके से पैसे दिए थे और ये पैसे उसे वाइफ के कत्ल के लिए दिए थे। ये बात कि श्रेयन ने उसे पैसे दिए थे, इसके पीछे की वजह श्रेयन आसानी से बता सकता था अगर उससे पूछा जाता कि आखिर उसने उस आदमी को इतने पैसे क्यों दिए थे। वो इसलिए भी हो सकता है कि उसने उन्हें घुमाया। ये तो साफ था कि श्रेयन ने उस शाम को उन्हें होटल से ले जाने के लिए और घुमा फिरा कर स्ट्रैंड तक ले जाने की फीस नहीं दी थी, और श्रेयन को उस आदमी के लिए बुरा लग रहा था और उसकी फीस तो देनी ही थी। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था सिवाय इसके कि टोंगो होटल में उससे मिला और एनवेलप लेकर निकला। हमें नहीं पता कि उस एनवेलप में क्या था। हम नहीं जानते कि उनके बीच क्या बात हुई। मुझे लगा कि पुलिस खुद को सही साबित करने के लिए श्रेयन के पीछे पड़ी थी, क्योंकि वो कुछ साबित नहीं कर पा रहे थे। श्रेयन के खिलाफ इस कत्ल के मामले में कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं था और न ही उस दूसरे मामले में जिसमें उसकी सेक्सुअलिटी की बात चल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है असल में वो एक दुखी इंसान हो, न कि एक शातिर मर्डरर। मुझे तो यही लगा। पुलिस और सरकारी वकील इन्हीं कोशिशों में लगे थे कि किसी तरह से वो दिखा दें कि उन लोगों ने कोई साजिश की थी। कहानी श्रेयन से शुरू होती है, फिर उसमें टोंगो आता है और टोंगो मोबोलोम्बो के पास जाता है जो क्वाबे और मगेनी को बुलाता है। लेकिन क्या सच में श्रेयन इस साजिश का हिस्सा था? उन्हें बस इतना कहना था कि ये सब हमने किसी खास वजह से किया, और वो खास वजह थी श्रेयन, जिसने उन्हें पैसे दिए और फिर उन्हें खरीद लिया। लेकिन श्रेयन पूरे केस के दौरान इसी बात पर अड़ा रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, और उसने एक बार भी अपनी कहानी नहीं बदली। आपको क्या लगता है उन्होंने श्रेयन को फंसाने की कोशिश क्यों की होगी? टोंगो और क्वाबे ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वो पुलिस को कोई जानकारी दे पाएं और उसके बदले उन्हें सजा में छूट मिल जाए, और मोंडे मोबोलोम्बो ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि उसे सजा ना हो। मोंडे मोबोलोम्बो को इस मामले में कोई भी सजा न देने का फैसला क्यों किया गया था? क्योंकि वो इस केस को जोड़ने वाली एक कड़ी था और कुछ नहीं। उसने टोंगो के बारे में बताया और कबूल किया कि उसने टोंगो के लिए इन कातिलों का इंतजाम करने का काम किया था, और उसने कहा कि वो कोर्ट में आकर इस बात की गवाही देगा, और जब गवाही देगा तब वो कोर्ट को पूरी बात बताएगा और सच ही बोलेगा, और फिर केस खत्म होने पर मजिस्ट्रेट या जज उसे माफ करने का फैसला करने वाले थे। उस रात को क्या क्या करना था, इसका प्लान किसने बनाया था? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जोला और क्वाबे दोनों मिलकर ये काम करने वाले थे। मैं बस इतना जानता हूं कि ये उन दोनों का प्लान था, और मैं इस प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं था कि कौन क्या करने वाला है और किसका क्या काम है। यहाँ तक कि वो जो तीसरा आदमी था, क्या नाम था उसका, शायद हाँ मगेनी, उससे भी मैं कभी नहीं मिला। मोंडे मोबोलोम्बो ने बताया कि उसने बस 2 पार्टीज को आपस में मिलवाया था। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं था। उसने कहा कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें वो शामिल नहीं था। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है, क्या हुआ था। यही हमारा काम है, ये हमारा फर्ज होता है कि सारी बातों की जांच करें, यूं ही किसी की बात पर यकीन न करें। हमने उन सीसीटीवी फुटेज और सेल फोन, साथ ही लैंडलाइन रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की जो पुलिस के पास थे। फ्राइडे के दिन जिस पल श्रेयन केप टाउन में आया था, तब से लेकर संडे की सुबह तक के सारे सबूत, कॉल्स को एक टाइमलाइन में लगाया, मिनट्स के हिसाब से। और हम ये दिखा सकते थे कि जिस रात को ये सब हो रहा था तब वो भी इस पूरी वारदात में शामिल था। वो टोंगो को भी फोन कर रहा था और क्वाबे को भी। तुम तो मुझे जानते हो यार, उससे बात करके देखता हूँ कि क्या चल रहा है। मैं तुम्हें पूरी खबर देता रहूंगा। जैसा कि उसने कहा
उससे बिल्कुल उलट वो इस पूरी साजिश को तय करने वाला इंसान था और उस रात सबकी डोर उसके हाथ में ही थी, ये बात तय है। वो हमने जिसके बारे में बात की थी उसे आज ही अंजाम देना है, आज ही, समझ गए ना? ये बात कि मोबलोम्बो बिना किसी सजा के छूट गया बड़ी अजीब बात है, जबकि उसने किसी के कत्ल का इंतजाम करवाया था, वो भी जानबूझकर। ऐसे भयानक काम में आपने साथ देने का फैसला क्यों किया? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि मैं आखिर क्यों उनकी बातों में आ गया। मैं कोई भी झूठी कहानी नहीं बनाना चाहता। सालों से मैं खुद से भी यही सवाल कर रहा हूं कि आखिर क्यों मैंने उनकी मदद की। क्या आपने इस बात पे गौर किया था कि इस सब की वजह से कैसे एक बेकसूर औरत की जान जाने वाली थी? मैंने जो किया उसकी वजह से मैं फंस गया। हाँ, मैंने जो किया वो सही नहीं था, गलती हो गई। मोंडे को कोई सजा नहीं मिली थी, जबकि टोंगो को पूरे 18 साल की कैद हुई थी। क्वाबे को 25 साल की कैद हुई थी और उन चारों में से एक मगेनी ही था जिस पर केस चला था और सुनवाई हुई थी। हमने मगेनी को कोई खास छूट नहीं दी क्योंकि मगेनी ने हमें क्वाबे, टोंगो या श्रियन के बारे में कोई खास जानकारी दी ही नहीं। 2012 मगेनी ने कोर्ट में कहा कि उसने एनी देवानी का मर्डर नहीं किया। मगेनी ने सोच समझकर और पहले से साजिश करके एनी देवानी का मर्डर किया था। पुलिस और सरकारी वकील ने यही तस्वीर सबके सामने रखने की कोशिश की। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन एड्रियन मॉप ने कहा कि पुलिस ने ये पक्के तौर पर साबित कर दिया है कि मगेनी ने वो गोली चलाई थी जिससे एनी देवानी की जान गई, और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास पुख्ता मेडिकल सबूत भी हैं। एनी का परिवार इस केस की सुनवाई के लिए साउथ अफ्रीका आया और पहली बार विनोद हिंडोचा का अपनी बेटी के कातिल से आमना सामना हुआ। पता नहीं कि पुलिस उस वक्त श्रियन के खिलाफ केस लड़ने का रिहर्सल कर रही थी या वो उस मौके का फायदा उठाकर अपने उन सबूतों और दलीलों को टेस्ट करके बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी जो उन्हें बाद में श्रियन के खिलाफ केस लड़ने में इस्तेमाल करने थे। और मुझे तो यही लगा कि वो ऐसा ही कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस मामले में कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। सारे गवाहों और बयानों को सुनने के बाद एनी देवानी के कत्ल के जुर्म में तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब जब मगेनी जेल चला गया है तो इसी के साथ 4 में से 3 गुनहगारों को सजा हो गई है। लेकिन मेरी बेटी जिसने यहाँ केप टाउन में अपने हनीमून के दौरान अपनी जान गंवाई थी, उसकी कहानी अभी भी अधूरी है। पूरी बात तभी सामने आएगी जब श्रियन भी केप टाउन आएगा और अदालत में आकर पेश होगा। मगेनी के केस में गाड़ी चलाने वाले क्वाबे ने गवाही दी थी कि मगेनी ने उस वक्त एनी को गोली मारी थी आगे वाली सीट से। जज ने माना कि मगेनी ही कातिल था, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। क्वाबे ने कहा कि वो गाड़ी चला रहा था और फिर अचानक बिना बताए मगेनी दाईं तरफ से पीछे मुड़ा और फिर उसने अपने
बाएं हाथ को पीछे घुमाकर सीधा एनी को बिना सोचे गोली मार दी। हमने वैसी ही कार ढूंढ निकाली, बिल्कुल वही कार, और फिर हमने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। तो अब हमारे पास वो कार है और हम इसे 10 साल बाद देख रहे हैं, और ये साफ दिख रहा है कि इसे कई लोग खरीद बेच चुके हैं। इसमें बहुत से डेंट्स हैं, इसे काफी नुकसान हुआ है, इसमें कई बदलाव किए गए हैं, यहां तक कि वो सीट जिसमें गोली का छेद था, जिसे हमने काट कर उसमें से गोली निकाली थी, वो भी अब बदल गई है, लेकिन ये वही कार है। एनी देवानी कॉन्टैक्ट शॉट से मारी गई थी। कॉन्टैक्ट शॉट यानी जब गोली बंदूक को आपकी स्किन से लगाकर चलाई जाती है। जब ऐसा होता है तो वहां कालिख जम जाती है, जो कि खुद बंदूक से ही निकलती है, और इस वजह से गोली के घुसने के घाव के आसपास एक ब्लैक जोन जैसा बन जाता है। उसके शरीर पर एक और काला निशान था जो उसके सीने के ऊपर के हिस्से पर दिखाई दे रहा था, जिससे पता चलता है कि जब बंदूक को उसके हाथ और उसके सीने पर जोर लगाकर दबाया गया था, तब उसका अंगूठा उसने बचाव की कोशिश के वक्त अपने सीने पर रखा हुआ था। पुलिस की कहानी के मुताबिक एक आदमी ने सामने की पैसेंजर सीट पर बैठकर इस गाड़ी में पीछे की तरफ गोली चलाई थी, ये दिखाने के लिए कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, मैं खुद इस सीट पर बैठता हूँ और गोली मारने के लिए अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाता हूँ जहां एनी बैठी थी। लेकिन इतना करने के बाद भी ये बंदूक एनी से कम 40 सेंटीमीटर दूर रह गई होगी, और मेरे ख्याल से तो ऐसे में एक कॉन्टैक्ट शॉट मार पाना नामुमकिन था। पुलिस के मुताबिक एक आदमी ने सामने की पैसेंजर सीट पर बैठकर पीछे की तरफ गोली चलाई, और ये बात नामुमकिन है। मर्डर के 3 दिन बाद मगेनी ने पुलिस को बताया कि एनी का मर्डर किस तरह किया गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और मेरे को लगा कि हम गाड़ी लेके निकलने वाले हैं वहां से, लेकिन वो गाड़ी से नीचे उतरा और ऐसा चल के सामने से मेरी तरफ आने लगा। फिर उसने मेरे ठीक पीछे वाला पैसेंजर का डोर खोला और उसकी वाइफ एक बैग पकड़ी हुई थी, उसे मावे हुए छीनने लग गया। उसकी वाइफ उसे पकड़ के रो रही थी, डरी हुई थी बहुत। फिर गोली चलने की आवाज आई। मैंने तो बस इतना ही सुना था। मगेनी के बयान के मुताबिक क्वाबे ने गाड़ी रोकी, बाहर आया और पीछे का दरवाजा खोलकर एनी से बैग छीनते हुए उसे गोली मार दी। दूसरा सीन ये हो सकता है कि कोई पीछे की सीट के आसपास ही हो और वो वहां पर बैठा हो। इसके बाद वो अपने बाएं हाथ से बंदूक एनी पर तानने की कोशिश करे। इस पोजीशन में वो अपने दाहिने हाथ से आसानी से उसकी टांग भी पकड़ सकता है, जहां पोस्टमार्टम के दौरान चोट का निशान मिला था। इस तरह से पीछे की सीट पर बैठकर गोली मारना ज्यादा आसान लगता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो किसी ने, शायद कातिल ने ही उसकी दाईं एड़ी पकड़ी थी और फिर बाएं हाथ में बंदूक लेकर धमकाया और फिर उसे गोली मार दी। तब हमें एहसास हुआ कि क्वाबे झूठ बोल रहा था, और एक और जरूरी सबूत थे वो पीले रंग के रबर के दस्ताने। जब मैं गाड़ी में बैठा था तो एक आदमी गाड़ी चला रहा था और वो पीछे नहीं मुड़ा। मैंने देखा कि उसने पीले रंग के दस्ताने पहने हुए थे। मर्डर के 6 दिन बाद क्वाबे पुलिस के साथ वारदात की जगह पहुंचा। ये बता रहा है कि इसने अपने ग्लव्स फेंके थे। हाँ, उस तरफ। किस तरह के ग्लव्स थे वो? वो पीले रंग के थे। हमें पता चला कि क्वाबे ने गाड़ी चलाते वक्त पीले दस्ताने पहने हुए थे, और हमें पता चला कि उसकी उंगलियों पर एक अजीब सा पैटर्न था, और पुलिस ने उस बाएं हाथ के दस्ताने को जांच के लिए भेज दिया ताकि हमें कोई सबूत मिल सके। और बाएं हाथ के दस्ताने पर पाउडर रेजिड्यू मिला था। हमें पता था कि क्वाबे ने बाएं हाथ से गोली मारी थी, और अब उसके बाएं हाथ के दस्ताने पर हमें पाउडर रेजिड्यू होने के सबूत मिले। हमें यकीन हो गया कि हमारी जांच बिल्कुल सही थी। तो मगेनी ने एनी को गोली नहीं मारी, और इसीलिए वो अपना जुर्म कबूल करने को
तैयार ही नहीं था। श्रियन के वकील जब ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि गोली किसने चलाई थी, तो वो उनके एक बड़े प्लान और स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, और वो ऐसा करके पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन के तरीके पर सवाल उठाकर ये दिखाना चाहते थे कि उस इन्वेस्टिगेशन की किसी बात पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। 2014 मगेनी ब्रेन ट्यूमर की वजह से जेल में ही मर गया। जोलीले मगेनी के लिए खायलीचा में उसके घर पर फ्यूनरल सर्विस रखी गई। वो उन 3 लोगों में से एक है जिन्हें एनी देवानी के कत्ल के लिए सजा मिली थी। मगेनी की मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई। मगेनी को बाद में खायलीचा के कब्रिस्तान में दफनाया गया, और उस दौरान उनकी बूढ़ी ग्रैंडमदर बहुत रो रही थी। उनके सारे परिवार वाले बहुत दुखी नजर आ रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने सच में उस लड़की की जान ली थी? मगेनी ने जवाब में मुझसे कहा, ममा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा। जब भी मैं उससे मिलने जाती थी, मैं पूछती थी, मगेनी, क्या तुमने उसकी जान ली थी? ममा, मैं आपको सच बता चुका हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। उसने मुझे बताया था कि पुलिस उसे वहाँ जेल में अक्सर मारती पीटती थी। पुलिस वाले उसे मारते थे ताकि वो उनकी बात मान ले। पुलिस वाले उससे कहते थे कि मगेनी उन्हें सच बता दे, और वो यही कहता कि उसने उस लड़की को नहीं मारा था। पुलिस पर आरोप है कि मुजरिमों को पकड़ने के बाद उन्हें पीटा गया था। ये सच है क्या? नहीं, ये बकवास है। इस केस में सब कुछ एकदम सही तरीके से किया गया था। हमें पहले से अंदाजा था कि ये बहुत ही अहम केस बनने वाला था। हम कभी भी मुजरिम पर हाथ नहीं उठाते। इन बातों से हमें पता चलता है कि मगेनी हालात का मारा था, लेकिन उसने पहले भी काफी बुरे काम किए थे। उसने गोली चलाई थी या नहीं, इस बात को अगर हम सही गलत के नजरिए से देखें तो ये बात उतनी जरूरी नहीं लगती है, क्योंकि देखा जाए तो वो एनी देवानी के मर्डर का हिस्सा तो था ही। लेकिन इस गुनाह में शामिल बाकी लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पब्लिक को इस मामले में सबसे ज्यादा दिलचस्पी सिर्फ श्रेयन देवानी में थी। इनकी मांग बिल्कुल साफ है, देवानी को यहाँ लाओ। ANC विमेंस लीग की औरतें अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रिटोरिया में ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिस गईं। हम चाहते हैं कि ये आदमी यहाँ साउथ अफ्रीका में आकर अदालत में पेश हो। श्रियन ने साउथ अफ्रीका में गुनाह किया है, ब्रिटेन में नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस मामले में लोगों की क्या राय रही होगी, लेकिन अदालत कभी भी लोगों की राय के आधार पर फैसला नहीं कर सकती। आपने वो सवाल नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। कौन सा सवाल सर? कि क्या वो बेकसूर है? क्या श्रियन बेकसूर है? हाँ, ये बिल्कुल साफ था कि श्रियन के केस की एक कहानी एकदम बेतुकी और बहुत अजीब थी। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर हमें गाड़ी मिली थी, और एनी देवानी की लाश भी उसी गाड़ी में थी। एनी को वैसे नहीं मारा गया था जैसे किसी इंसान को प्लान बनाकर मारा जाता है। वैसा करने वाले लोग उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाकर गोली मार देते और भाग जाते, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ था। और मेरा अंदाजा, और ये एक अंदाजा ही है, वो ये कि कोई उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और उन्हें बंदूक दिखाकर धमका रहा था, और छीना झपटी में उसके ऊपर गोली चल गई। मुझे यही लगता है कि एनी की मौत एक हादसा थी। उन दोनों को किडनैप तो किया गया था, लेकिन उनका मकसद मर्डर करना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा किया कराया उस ड्राइवर का था, वो उन्हें लूटना चाहता था।
जब एनी और श्रियन साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके पास लुई वितौं के महंगे बैग्स थे। दोनों ने ही कार्टियर की महंगी घड़ियां पहनी थीं और श्रियन ने जो घड़ी पहनी थी उसकी कीमत लगभग उस वक्त भी 30 से 40 हजार पाउंड रही होगी। उनको देखते ही समझ आ गया था कि दोनों बहुत अमीर थे और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब हमें पूरा यकीन हो गया कि वो लोग एनी को किडनैप करना चाहते थे ताकि वो श्रियन से अच्छी खासी फिरौती ले सकें, और इस चक्कर में उनसे यह हादसा हो गया। मार्च 2014 श्रेयन देवानी के एक्सट्रेडिशन केस का फैसला आ गया। इस केस में 3.5 साल लग गए और मुल्जिम की वकीलों ने कई बार उसकी दिमागी हालत का हवाला देकर एक्सट्रेडिशन रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन की हाई कोर्ट के फैसले के बाद श्रेयन देवानी का साउथ अफ्रीका लौटना लगभग तय है। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि श्रियन आखिरकार साउथ अफ्रीका वापस आ रहा था और सब उसके मुंह से सुनना चाहते थे कि वारदात की रात को आखिर हुआ क्या था। आखिरकार एक ब्रिटिश कोर्ट के फैसले की वजह से इस केस की साउथ अफ्रीका में सुनवाई होने जा रही है और वो आदमी जो अब तक इतना अच्छा पति होने का दावा कर रहा था, उन्हें आखिरकार अदालत में जवाब देने के लिए पेश होना होगा। हम लोग बस सच जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि मेरी प्यारी बहन, हमारी छोटी प्यारी बहन का मर्डर आखिर क्यों किया गया था। थैंक यू। मैम, आपको क्या लगता है ये केस कितना लंबा चलेगा? हमें सुकून मिला, हमें खुशी हो रही थी कि आखिरकार हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, इस मुकदमे का फैसला होगा और तब हमें चैन मिलेगा, क्योंकि हम लोग बस सच जानना चाहते थे कि वो कसम खाए और पूरा सच बताए।